विजय तुषार एंड you're watching your favorite channel हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, एक बात कही गई और हमेशा कहती वो चलती रहेगी, उसे कोई काट नहीं सकता। हम कहते हैं कि यार मानव जीवन पाना भाग्य की बात होती है और उसमें कलाकार होना सौभाग्य की बात होती है। और मैं कहता हूं उन कलाकार से रूबरू होना, उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, उससे भी बड़ी भाग्य की बात होती है, जो आज मुझे नसीब हुई है। मेरे दोनों तरफ, एक तरफ है महेंद्र सिंह पंवार जी, जो कि कमाल की गजलें और कमाल की कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, और एक तरफ है हमारे शायर नितेश एस.आर. कुशवाहा जी, जो कि कमाल की गजलें लिखते हैं। तो हम दोनों से बात करेंगे कि किस तरह से वो चीज़ें लिखते हैं, उनसे सुनेंगे भी सही, और ये भी बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों की शुरुआत की है। गाइज, अगर हम कलाकार की बात करें, मुझे ऐसा कलाकार की डेफिनेशन समझ में आती है कि हम सभी इमोशन फील करते हैं, हम सभी अपनी अपनी तरीके से अपनी बातें कहते हैं, लेकिन कलाकार एक ऐसा माध्यम चुन लेता है कि जिसमें वो अपनी बात इस तरह से कहता है कि सामने वाला वाह कह देता है। सही। तो ये वहाँ निकलवाने वाले जो मतलब पत्थर जैसा इंसान मुझसे भी बैठा है, जिसने कभी कोई सरोकार ही नहीं की, कभी सुनाओ पढ़ाओ, उसके अंदर से भी वहाँ निकलवा रहे हो। उसके अंदर भी एक चमक वाली बात जो राहत इंदौरी साहब कहते हैं, और मुझे हमेशा याद आती है कि यार 2 सेकंड के अंदर कोई आंखों में चमक ला सकता है तो वो शायर होता है। तो इसी तरह से हमारे शायर बैठे हो, जो यंग है बिल्कुल, जो कैसे कहते हैं कि जिनके हाथ में अब है कि आने वाला फ्यूचर किस तरह से रहने वाला है। तो आप सबसे पहले आप दोनों का हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अरे सर, सबसे पहले जो एक बात कही जाती है कि यार, जो एक रॉकस्टार मूवी में भी कहा जाता है कि भाई दिल तोड़, फिर तेरे अंदर से संगीत निकलेगा। मतलब कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन आता है कि यार यहाँ से आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। तो आपका पॉइंट क्या था? मतलब लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको लगता है कि यार वहाँ से आपके लिखने की शुरुआत हुई, वहाँ से आपको लगा कि हाँ लिखना, चाहे वो कितना भी टूटा फूटा हो शुरुआती दौर में, उसको आपको पता भी ना हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप दोनों से ये सवाल रहेगा सर, पहले आप जवाब देना चाहें। देखिए, एक्चुअली हर आर्ट फॉर्म का यही है कि उसका कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होता ही है। एक बेसिक कहीं से आपको मतलब वो मिलता ही है, रॉ मटेरियल या जो भी कह लीजिए। तो बचपन में ये होता था कि पढ़ते, मतलब इस तरह की चीज़ें पढ़ते सुनते लिखते थे। लिखते तो नहीं थे, मतलब पढ़ते सुनने का ज़्यादा। जैसे परिवार में भी हम लोग गायत्री परिवार से हैं, तो वहाँ पे किताबों से जो शुरुआती जुड़ाव तो तभी से हो गया था। और दादाजी वगैरह पढ़ते थे, बहुत पढ़ने की उनकी आदत थी। तो एक पोएट्री से या उस तरह की गद्य पद्य की चीज़ों से जुड़ाव तो चूँकि पहले से ही था। और सरस्वती स्कूल में पढ़े थे, तो देवपुत्र एक उस समय पत्रिका आती थी जी। तो वो भी हमेशा हर महीने आती ही थी घर पे। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें बचपन से जा रही थी जी, इंजेक्ट हो ही रही थी जी। इंजेक्शन लगता जा रहा था, हाँ, वो लगता जा रहा था। और कुएं में पानी पूरा प्रॉपर जा रहा था। फिर बाद में और सुनने का तो फिर जैसे बाद में फिर आदरणीय कुमार विश्वास सर को कौन नहीं जानता। वो जब उनका एक कोई वीडियो वायरल हुआ था उस समय 2008 में, तब हम लोग नया में तब इंदौर आया ही था स्कूलिंग के लिए, 11th में मैं आया था। तो कहीं से वो वीडियो तब नेट सर्फिंग का भी वो 10 रुपए 8 रुपए 15 रुपए में जो, हाँ, तो कहीं से वो वीडियो तो तब से एक तरीके से बोलते हैं ना कि चस्का लग गया। तो फिर वहीं से एक शुरुआत हो गई थी सुनने की, और फिर सुनते सुनते पर अचानक से फिर पता नहीं कब ये लिखने में 1 लाइन 2 लाइन 2 से 4 लाइन इस तरीके से। पहली चीज क्या लिखी थी, किसके लिए लिखी थी, कब लिखी थी? नहीं, इस तरीके का तो याद नहीं है खैर, लेकिन एक मेरे को याद है कि जैसे इंदौर में एक घटना हुई थी। एक कार्तिक करके एक बच्चा था 7-8 साल का, उसको फिरौती के चलते उसको मार दिया था, और इकलौता बच्चा वो कुछ था। तो उसकी जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ी पेपर में, दैनिक भास्कर में सुबह सुबह, तो वो गद्य मतलब वो पढ़ी मैंने न्यूज़, और उसके बाद मैंने ऐसे ही उसको पोइट्री के फॉर्म में जो न्यूज़ पढ़ी थी उसको राइमिंग करके पोइट्री के फॉर्म में 8-10 लाइनें कुछ लिखी थी। तो बस वही शुरुआती, जहाँ तक मेरे को याद है वही था, वो शुरुआती दौर था क्या? हाँ, बस वही था। और बाकी सुनने का तो सिलसिला चालू है ही तब से ही। जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा कहते भी हैं कि एक जो, अगर आप लोहे की बात करें, जब उस पे थोड़ा अच्छे से पड़ता है तो आवाज आती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक धक्का मिलता है हमें कि हाँ इस पे हमें व्यक्त करना चाहिए। वो एक किक स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से, मतलब एक बेसिक वो तो चाहिए ही होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है मामला, या एक इंस्पिरेशन तो हर चीज में होती है, चाहे वो पेंटर हो या और भी कोई आर्ट फॉर्म हो, तो उसका बेसिक वो रहता ही है, बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अब हम आपसे भी ये सवाल पूछे, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप आपकी कुछ भी, आप शेर सुनाना चाहें, गजल का कुछ बात बोलना चाहें, गीत की आपकी शुरुआती दौर में हम जाएंगे। आपने बोला कि कहाँ से शुरुआत हुई या किस तरीके से, तो मैं उसी पे बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सफीना बोलते हैं नाव को, आप जानते हैं कि पार उतरे थे जिससे साहिल पे जी, एक टूटा हुआ सफीना था। क्या बात है। पार उतरे थे जिससे साहिल पे एक टूटा हुआ सफीना था, उससे बिछड़े थे 5 थी तारीख,
अरे साल का दूसरा महीना, क्या बात है, क्या बात है, वाह। साल का दूसरा महीना था, इस तरीके से। बिल्कुल सही बात है, मतलब तो इमेजिन हो गया कि साल का दूसरा महीना था, 5 तारीख थी, 5 फरवरी थी उस डेट। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सारी चीजें आप व्यक्त करते हैं और हमें इसीलिए डायरेक्ट पहुंच जाती है। और ऐसा आप देखेंगे कि आप भीड़ में किसी को जानते भी नहीं और वहां से वाह करने लगते हैं। जैसे अब मुझे अवसर मिला था सर का भी एक कवि सम्मेलन अटेंड करने का, उसमें यही चीज सुनी थी और यही चीज मैंने वहां पर भी वाह की थी और आज भी वाह कर रहा हूँ। सेम फील मुझे हो रहा है। तो सर आपसे भी ये सवाल रहेगा कि आपकी शुरुआत आपको लगता है किस तरह से हुई, कहाँ से हुई? देखिए, लिखने की जो शुरुआत है वो तो बहुत बाद का किस्सा होता है जी। उसके जो बीज होते हैं, जो अध्ययन होता है, जो चीजें सुनने की होती है, उसकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत पहले शुरुआत हो रही होती है और तब से जब से आपको पता भी नहीं होता कि चीजें शुरू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी की तरह की मैं बात बताऊं, मुझे घटनाएं कुछ याद आती है कि बचपन में पिताजी को गजलें सुनने का बड़ा शौक है घर पे, तो वो एक टेप रिकॉर्डर रखा होता था घर पे जी, बिल्कुल, अभी भी कहीं रखा है। तो उसमें वो कुछ गजलें, उनको जगजीत सिंह साहब बड़े पसंद थे, मुझे भी बड़े पसंद है, तो वो उनकी गजलें सुनते थे। फोटो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, क्या बात है। तो ये चीजें सुन के कहीं ना कहीं बचपन बिल्कुल बचपन से आपके। और उसके बाद जब कोई घटना हुई तो जिंदगी को लेके जो कुछ न कुछ फिलोसॉफी जो मेरे अंदर थी, उसको मैंने उतारने का कुछ प्रयास किया था। टूटी फूटी कोई कविता थी, 2010-11 की बात रही होगी, क्या बात। तो बहुत कच्चा पक्का जी। उसके बाद आगे अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है जी। तो अभी तो बस सीखने की उम्र है, सीख रहे हैं जी। उसी में अब आपसे भी यही चाहेंगे कि अभी आपके कुछ शेर जो आपको लगता है कि हाँ आपको इस समय सुनाने चाहिए। दरअसल जिंदगी की जैसे मैंने बात की थी, तो मैं वहीं से कुछ 2-3 शेर आपको आप तक पहुंचाता हूँ, दर्शकों तक पहुंचाता हूँ जी। गजल का मतलब देखिए कि सजा ही बाद इसके क्या मिलेगी जिंदगी में, क्या बात है। सजा ही इसके बाद क्या मिलेगी, सजा ही बाद इसके क्या मिलेगी जिंदगी में, मेरी ही जिंदगी मेरी नहीं थी जिंदगी में, क्या बात है, क्या बात है, मेरी ही जिंदगी मेरी नहीं थी जिंदगी में। सजा ही बाद इसके क्या मिलेगी जिंदगी में, मेरी ही जिंदगी मेरी नहीं थी जिंदगी में, बिछड़कर हो गया है तीसरा अब साल हमको, क्या बात है। बिछड़कर हो गया है तीसरा अब साल हमको, सो ये भी झूठ था बस 4 दिन ही जिंदगी में। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे ही अगर कोई सामने भी सुन रहा होगा इस तरह की चीजों को, दीवाना ना भी होगा तो आज इन चीजों को सुनकर बनने वाला है। एकदम बोलती हुई बात है ये कि 4 दिन की जिंदगी हम बोलते ही रोजमर्रा की उसमें भाषा में कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। मतलब 3 साल हो चुके हैं सामने, 4 दिन का जो कंसेप्ट हम सुनते हैं बस उसी के ऊपर था ये जी। बिल्कुल हो गया है तीसरा अब साल हमको, तो ये भी झूठ था बस 4 दिन की जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। सर जैसे आपने बात करी, दोनों ने एक चीज कॉमन वाली, जो इसलिए मुझे सवाल आया कि शुरुआत में हमने लिखा था टूटा फूटा था, ऐसे ही लिख दिया, कुछ ज्यादा उस समय ध्यान नहीं है और उस बात को बहुत समय हो गया। तो आपसे सवाल रहेगा मेरा, जो अक्सर मैं जानना चाहता हूं जो भी अगर कलात्मक रचना करता है, तो कि जब आप शुरुआत में थे, जब आपको थोड़ा भी कॉन्शियस कि हाँ मैं लिखना चाहता हूं, ये बात आई थी, और आज के दिन आपको क्या लगता है कि हाँ ये चीजें मैं अपने आप में सीखा हूं, चाहे एक्सपीरियंस से सीखा हूं, चाहे किसी गुरु ने बताया कि यार तुम ये गलती करते हो, ये सीख जाओ, उसके बाद आपने सुधार करी हो, तो जो भी अगर ये इंटरव्यू देख रहा हो उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ हुई? नहीं, देखिए ये तो लिखने का चूंकि ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सुनते रहने से या पढ़ते रहने से, या जैसा बोलते हैं कि यार पहले गिलास भर लो, वो पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो छलकेगा, तो वो फिर आगे चल के किसी भी क्राफ्ट में ढल के चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन शुरुआत उसकी, और कोई भी चीज़ देखो पहले दिन से तो परफेक्ट होती नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वो धीरे धीरे करके कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, पहले आप सिर्फ नॉर्मल राइम कर रहे हैं, तुकान मिला रहे हैं, फिर आपको धीरे से कुछ समझ में आया कि यार मीटर या बहर करके भी कोई चीज़ होती है, तो फिर पता चला कि वो तो और भी टफ है, तो उसको सीखने की कोशिश, फिर इन दी एंड आपको समझ में आता है कि आप क्या लिख सकते हैं, या थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग जाता है कि मैं ये एक आर्ट फॉर्म है, या ये क्राफ्ट है, या मैं गज़ल अच्छा लिख सकता हूँ, गीत अच्छा लिख सकता हूँ, तो फिर आप उसके पीछे लगते हैं, उसके पीछे कोशिश करते हैं सीखने की कि मैं ऐसी चीज़ लिखूं जो गीत के फॉर्मेट में आ जाए, गीत के फॉर्मेट या गीत के क्राफ्ट में कोई, मतलब मैं यदि किसी को पढ़वाऊँ तो मैं बोल सकूँ कि यह गीत है जी, है ना। ये नॉर्मल कोई भी ऐसा नहीं, मतलब जो उसके रूल्स पूरे रहते हैं, हाँ, जो एक भाषाई संस्कार जो होता है गीत का या गज़ल का हो गया, या और भी मुक्तक हो गया, छंद हो गया, रुबाई, इस तरह की चीज़ें, तो वो धीरे धीरे करके मतलब डे बाय डे ही होता है, बिल्कुल, और धीरे धीरे आपको रोज नई चीजें सीखते हैं, हाँ, रोज नई अभिव्यक्ति होती है, आप उससे क्या सीख रहे हैं, या रोजमर्रा की जो चीजें होती है उससे आप क्या सीख रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस तरह की चीजें फिर धीरे धीरे
ढलती है, आगे बढ़ती है और सीखने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। सीखने का सिलसिला तो ऐसा कहते हैं कि जिसने बोल दिया कि मुझे आ गया मतलब उसकी आज ही मौत हो गई, ऐसा हम कहते हैं कि आज अब बैठे तेरा खत्म हो गया, अब आगे नहीं होगा कुछ भी। तो अब इस सवाल के बाद मुझे सवाल के बाद ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम कुछ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है और एक सेकंड में आप कनेक्ट हो जाते हैं कि शायर क्या कहना चाहता है। तो अगर आपको सुनाना चाहें। हाँ, मैं 2-3 शेर ये सुनिएगा कि उसके गम में ही मुब्तिला हूँ मैं। क्या बात है? उसके गम में ही मुब्तिला हूँ मैं, यानी कितना उलझ गया हूँ मैं। अरे क्या बात है, वाह। यानी कितना उलझ गया हूँ मैं, ढूंढने वालों को नहीं मालूम। ढूंढने वालों को नहीं मालूम। ढूंढने वालों को नहीं मालूम, अपने अंदर ही गुम हुआ हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। और शेर ये है कि इश्क घाटे का एक सौदा है। इश्क घाटे का एक सौदा है। इश्क घाटे का एक सौदा है, एक बारी भुगत चुका हूँ मैं। क्या बात है, वाह वाह। एक बारी भुगत चुका हूँ मैं, और अनसुनी करना बात मेरी अब। अनसुनी करना बात। इश्क घाटे का एक सौदा है, एक बारी भुगत चुका हूँ मैं, अनसुनी करना बात मेरी अब, आखिरी बार कह रहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, आखिरी बार कह रहा हूँ मैं। मतलब पूरा एक्सपीरियंस मुझे इसमें उतरता हुआ दिखा कि किस तरह से आपने अनुभवों को इसमें 2 शेर में लाकर कह दिया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके शेर सुनते भी हैं हम, तो सिर्फ हमें 2 पंक्तियां 2 मिसरे हमारे जहन में नहीं जाते, पूरा पिक्चराइजेशन हमारी लाइफ का भी हमें दिखने लगता है कि घाटे का सौदा है और ये मैं भुगत चुका हूं मैं। तो हर कोई कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी कनेक्ट वही वो मतलब एक से ज्यादा घटना ऐसी होती है कि जो वो सब लोग उससे कनेक्ट करते ही हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, जो यूनिवर्सल। हाँ, और यदि उसी पे लिखेंगे उस पे, तो वो ऑब्वियस है कि लोगों को पसंद आएगा ही, उससे कहीं ना कहीं वो रिलेट करते ही है। हाँ, रिलेट, बस वही बात। और नितेश जी, आपको अगर ऐसा लगता है कि शुरुआत में आपके पुराने नितेश को बोलना चाहिए कि यार देख ऐसा है और ये सीखा हूं मैं, तो तू समझ जा, ये सीख ले। दरअसल शुरुआत और गलतियों का ऐसा होता है, गलतियां हम जब तक सीखेंगे तब तक गलतियां करनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे एकदम शुरू करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, हमको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ। जैसे कोई भी थॉट आया, आपने उसको कागज पर उकेर दिया, आपने उसको शब्दों में बदल दिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि आप इसमें कुछ राइमिंग, कुछ तुकांत मिलाना है, उसके बाद आप राइमिंग पे काम करते हैं। पहले तो वो कच्चा ही होता है, बहुत न के बराबर ऐसा होता है कि पूरा मिसरा मीटर में या बहर में एकदम सही हो गया हो। वो बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है एक्चुअली। फिर आप पहले तो रॉ ही होता है, काम करते हैं। तो वो जो आपके पास है वो एक रॉ मटेरियल है। उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा बहर कोई चीज होती है, मीटर कोई चीज होती है, फिर आप सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, हालांकि इतनी मुश्किल नहीं है। आप कुछ काम करें तो आप आसानी से सीख सकते हैं। जी, अमन अक्षर भैया से भी एक बार मैं इंटरव्यू में था तो बात हुई थी, तो वो इंटरव्यू के बाद यही बोल रहे थे कि मुझे मालूम पड़ा कितना टफ होता है, तो किताबें खरीदी, मैंने सीखा। अब ऐसा हो चुका हूँ मैं कि आप पूरी रात मुझसे बहर में बात करेंगे तो मैं पूरी रात बहर में बात करूंगा। वो एक्चुअली होता है उनके, क्योंकि मैं उनके हम लोग का घर जो है एक ही क्षेत्र में, और मैं 3-3.5 साल अब तो हो गए 2016 के बाद से, जब उनका पहला प्रोग्राम हुआ था तभी से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जानता हूँ। तो अब तो खैर अच्छे बड़े भाई जैसे है वो, तो उनके यहाँ इतनी किताबें रखी हुई है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है। वो एक ही टिप देते हैं, वो बोलते मतलब यदि मैं उनके कंपैरिजन में हम लोग बोले तो हम लोगों ने उनका 10% भी नहीं पढ़ा है। उनके यहाँ इतनी किताबें, क्योंकि पब्लिकेशन का भी वो काम करते थे, बहुत सारी किताबें उनके, और उन्होंने वाकई में बहुत चीजें पढ़ रखी है। वो जब आपने तो इंटरव्यू लिया ही है, आप बात करेंगे तो पता भी लगेगा। उनसे वो बोलते हैं कि अगर मुझसे कोई भी पूछने आता है कि यार मैं लिखना चाहता हूँ, तो बोलते बेटा पहले सब कुछ लिखना छोड़ दे, कलम रख दे, 1 साल पढ़ ले, ऑटोमेटिकली तुझे समझ में आ जाएगा कि तुझे क्या लिखना है। नहीं तो लिखने की बुनियादी शर्त यही है, यदि वो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो कि आपको क्रिकेट खेलनी है या कोई और गेम खेलना है या कोई एक्टिंग करना है, तो ऑब्वियस है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जानना पड़ेगा। आप मतलब पता ही होना चाहिए कि आप मतलब हॉकी के नियम से आप क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, या क्रिकेट के नियम से हॉकी नहीं खेल सकते। तो उसका जो भी नियम कानून कायदे हैं वो पता होना ही चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन से पता हो जाएगा, वो ऐसा तो होता ही नहीं, वो डे बाय डे का है। आपको रोज कुछ लेकिन समझ में आता है कि ठीक है यहाँ से एज लगती है, यहाँ पर बाउंसर आती है, यहाँ पर यॉर्क आएगी, वो धीरे धीरे ही होता है। और आप वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीख रहे हैं, या आपकी सीखने के प्रति क्या ललक है या गंभीरता है। भी इम्पोर्टेंट है कि आपका डेडिकेशन, आप कितने समर्पित हैं, गंभीरता कैसी है उसके, उसी की जो हम लोग की संस्था है वंशीवट, उसमें भी तकरीबन 8 से 9 लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो इसीलिए उसका एक बेसिक या बुनियादी कारण यही है कि वो लोग सब गंभीर है अपने काम को लेके। हाँ,
तो और अब तो सब लोगों में अच्छे मतलब मेच्योरिटी आ गई है कि कोई चीज लिखी तो तत्काल नहीं डालना है, या उसको थोड़ा सा जांच परख के या किसी सीनियर को दिखा के फिर रख लीजिए आप, ताकि थोड़ा 10-15 चीजें पकती भी है। बिल्कुल सही बात। तो उसके थोड़े दिन रखते हैं तो फिर आपको खामी समझ में आ जाती है। पहले तो थोड़े दिन तो खुमार ही रहता है कि मैंने क्या लिख दिया, अच्छा लिख दिया। बिल्कुल सही बात है। और फिर थोड़े दिन बाद समझ में आता है कि हाँ ये गलती है, अपने को खुद को भी समझ में आ जाता है। जी बिल्कुल सही बात है कि हाँ ये मैंने इस तरह से गलत लिखा है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो बात करने में हम पूरी रात बात कर सकते हैं कि किस तरह से लिखना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार मुझे भी शूट का था और आप भी ये देख रहे हैं तो वो रहता है कि सुनना। जब आप किसी चीज को सुनते हो तो आपको बताना नहीं पड़ता है कि यार रचनाकार क्या सोचता है, क्या करता है, आप उसको सुनते हो, आप उससे इतनी जल्दी कनेक्ट होते हो कि आप लाइफ में किसी चीज से नहीं हो सकते। तो हाँ अभी आपकी बारी थी कि आपको सुनाए। जी सीधे सीधे आपको कुछ चंद अशार सुनाता हूँ, बिल्कुल गजल से जोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबसे जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे इस गज़ल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो थॉट स्टार्ट हुआ था ये कहीं ना कहीं भगवान से हुआ था जी। हम जो अपने आराध्य उससे जब बात करते हैं अपने एकांत में, तो वहीं से इसकी शुरुआत भी हुई थी। तो मैं गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिए कि तू सब कुछ जानने वाला अकेला, तू सब कुछ जानने वाला अकेला, तू सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूँ मैं इतना अकेला। क्या बात है, वाह वाह वाह। तू सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूँ मैं इतना अकेला। शेर देखिए कि तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, हो तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, फकत तुझको नहीं चाहा अकेला। क्या बात है, क्या बात है, क्या फकत तुझको नहीं चाहा अकेला, तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, कभी तुझको नहीं चाहा अकेला। और शेर ये है कि बदन हूँ मैं, बदन हूँ मैं अगर तो वो भी होगा, बदन हूँ मैं अगर तो वो भी होगा, कभी होता नहीं साया अकेला। क्या बात है, कभी होता नहीं साया अकेला। और शेर ये देखिए कि कभी होता नहीं साया अकेला, बदन हूँ मैं अगर तो वो भी होगा, कभी होता नहीं साया अकेला। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, ये शेर है। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा। क्या बात है, क्या बात है, तड़प कर रो पड़ा कमरा। मतलब ये शेर मैंने पहले आपका सुना था, उसके बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा इन्होंने लिखा है, तो मैं आपसे फिर मिला बैठा कि इतना कमाल का शेर है कि मुझे 1 महीने से दिमाग से नहीं निकला था जब पहली बार सुना। जी अच्छा, शुक्रिया। अरे सर तब मैंने सुना था तब से। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। 1-2 शेर इसके और कुछ संजीदा हैं। बिल्कुल इरशाद। कि वो अपने साथ मुझको ले गया है, वो अपने साथ मुझको ले गया है, वो अपने साथ मुझको ले गया है, मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला। अरे वाह वाह। मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला, मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला। गजल का आखिरी शेर कि तमाशा बन गई है सारी दुनिया, तमाशा बन गई है सारी दुनिया, तमाशा बन गई है सारी दुनिया, बचा में देखने वाला अकेला। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बचा में मतलब यहाँ पर तो आपने बिल्कुल आखिरी में निष्कर्ष ही दे दिया आखिरी शेर में कि तमाशा बन गए सारी दुनिया, बचा में देखने वाला अकेला। क्या बात है। मतलब ये हम कहीं ना कहीं इस तरह से फॉर्मली बात कर रहे हैं और फॉर्मली सारी चीजें सुन रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि हम आपको सुन रहे ऐसे सुन रहे, तो बिल्कुल मिक्स मैच होगा, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस बैठ कर हम सुन रहे हैं और याद करें, तो ज्यादा हमें कहीं ना कहीं मजा रहेगा। तो हम आपसे भी अब थोड़ी सी गुजारिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप भी गीत या फिर गजल आपकी जो चाहें। गाने का तो आज थोड़ा मसला ऐसा लग रहा है कि आवाज टॉन्सिल, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, लेकिन मैं तहत में कुछ 1-2 चीजें एक मतलब एक शेर ये है कि जी बिल्कुल, ताबानी यानी होता है कि चमक, और गर्दान यानी होता है कि छानना, या इस तरह हाँ, कि अमीरे वक्त के चेहरे पे, अमीरे वक्त के चेहरे पे, अमीरे वक्त के चेहरे पे ताबानी नहीं आती, अमीरे वक्त के चेहरे पे ताबानी नहीं आती, मेरे हिस्से अगरचे खाक गर्दानी नहीं आती, मेरे हिस्से अगरचे खाक गर्दानी नहीं आती। शेर ये है कि अगर तुम हिज्र का ये दर्द थोड़ा सा बढ़ा देते, अगर तुम हिज्र का ये दर्द थोड़ा सा बढ़ा देते, मुझे मरने में फिर इतनी परेशानी नहीं आती। क्या बात है, क्या मुझे मरने में फिर इतनी परेशानी नहीं आती। क्या बात है। मतलब इस तरह से आप कुछ भी चीजें सुनते हैं तो आप बिल्कुल इतनी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। मेरी आवाज थोड़ी होने लगी कि मैं आराम से इन दोनों को सुनता रहूं और अभी कुछ बोलूं ना बीच में, मुझे खुद की आवाज बेकार लगने लगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगला सवाल मुझे ऐसा रहेगा कि हमें आपको सुनकर तो ऐसा अच्छा लग रहा है, आपके फेवरेट शायर्स कौन है, फेवरेट राइटर्स कौन है?
जी ऐसे तो बहुत लोग हैं, जैसे नए नए पुराने तो खैर क्लासिक्स तो है ही, वो तो लीजेंड्स हैं ही, उनको पढ़ते सुनते तो आ ही रहे हैं शुरू से ही। और जो नए लोगों में उसमें भी जो अभी मंच पे जो एक्टिव है, सक्रिय है, उनमें जैसे इंदौर के ही राहत साहब है, हाँ मुनव्वर राणा साहब है, वसीम साहब है, फरहत एहसास साहब है, तो ये लोग हैं। और बाकी कम उम्र में भी जो हमसे थोड़े सीनियर हैं, उसमें सतलज राहत भैया हैं, इंदौर के ही हैं, वो बहुत उनका एक अलग ही अपना लहजा अलग ही है, हाँ वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको पढ़ने और सुनने, उनको सुनने में और ज़्यादा मजा आता है, हाँ जो उनका परफॉर्म करने का तरीका है, हाँ वो है। विशाल बाग भैया हैं, कश्मीर से हैं, पुणे में रहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उनके शेर जैसे उनके एक दो शेर ये हैं कि दानिशमंद ने होता है कि बुद्धिमान कि दानिशमंदो रास्ता बतला सकते हो क्या, दानिशमंदो रास्ता बतला सकते हो क्या, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है, दानिशमंदो रास्ता बतला सकते हो, दानिशमंदो रास्ता बतला सकते हो, दीवाना हूँ वीराने तक जाना है, जन्नत वाले थोड़ा पहले उतरेंगे, रिंदों को तो महखाने तक जाना है। क्या बात है, क्या बात है, रिंदों को तो महखाने तक जाना है। और भी नए लोगों में धीरेन्द्र सिंह फयाज भैया हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं, वो उनको पढ़ना और उनसे सीखना, फेसबुक पे भी वो नए लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सरल लहजे में या उसमें पोस्ट वो डालते हैं जिससे नए लोगों को सीखने में बहुत आसानी होती है। और निवेश साहू जो हाँ बिल्कुल। वो बहुत अच्छा शायर है जो इन दिनों अच्छा कर रहा है और उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ऐसे और भी बहुत से नाम है। धीरज चौहान भैया है इंदौर से ही, वो उनका भी एक अपना ही अलग ही रंग है, एकदम दरबारी रंग है उनका भी। हाँ वो और हम एक ही खास कहें तो वो मेरे को दरबार बोलते हैं, मैं उनको दरबार बोलता हूँ, तो उनका एक अपना ही अलग रंग है। तो ऐसे बहुत से और भी कई नाम है। हाँ बिल्कुल, मध्यम सक्सेना भैया है और अमन भैया तो है ही ऑब्वियस, गीतों में हिंदी में तो अमन भैया है ही, और भी बहुत से नाम है। और आपको जो सबसे पसंदीदा लगते हैं पढ़ने सुनने में? आधे नाम तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आधे ले ही दिए होंगे जो आपके भी पसंदीदा होंगे। यही कहने वाला था कि इन्होंने मतलब वही नाम ले दिए। इन्हीं में से आपके जो सबसे मैं बोलूं सबसे पसंदीदा 3 नाम जो सबसे पहले जहन में आ रहे हैं? सबसे पहले जहन में जो नाम आ रहे हैं उनमें एक तो धीरज चौहान भैया की बात कर लूं, या फिर मैं अमन अक्षर भैया का नाम अगर लूं, और निवेश भैया, और एक नाम जो लेना धीरेन्द्र सिंह फयाज भैया जी, क्योंकि उनकी शायरी में तो वो बात है ही है जी। वो काम जो कर रहे हैं गजल वालों के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीखने के लिए। बेशक उनसे एक आने वाली पीढ़ी और अभी वाली पीढ़ी जो वर्तमान दौर में, वो काफी कुछ सीखती है जी। बिल्कुल सही बात। और लगातार ये प्रक्रिया है जी, बिल्कुल सही बात है। पंकज पलाश दादा है, पंकज पलाश दादा मेरे को बेहद पसंद है और इसने भी करते हैं। चिराग शर्मा भाई हैं। अभी नाम सुनकर मुझे पता चला कि यार कितना कुछ पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने का तो हमेशा मतलब चलता ही रहता है और उसका मतलब दायरा इतना वसी है वो कि कभी खत्म, यदि आप पढ़ना तो कब तक कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो पढ़ने का सिलसिला तो हमेशा रहेगा, लेकिन अभी हम सुनने का सिलसिला चालू करते हैं क्योंकि समय हमारे पास भी निर्धारित करता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुने। तो अभी आपका यही समय है कि आप हमें जितना आपको जो लगता है कि आप सुनाना चाहते हैं बिल्कुल सुनाएं। तो सर आपसे पहले गुजारिश रहेगी, मैं कुछ एक मुक्तक कोशिश करता हूँ। आवाज़ तो ऐसी है नहीं बिल्कुल कि अभी हाल ही में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो पानी तलाशने के लिए, और किसी कारणवश वो असफल हो गया, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचना इतनी दक्षिणी ध्रुव पे वो भी आसान बात नहीं है, वो एक तरह की सफलता ही मानक है हमारे लिए। तो उसी तरह पानी का पहलू है या और भी उसके और भी पहलू हो सकते हैं। एक शायरी के या गीत के मुक्तक के उसके बहुत एक से ज़्यादा पहलू या डायरेक्शन हो सकते हैं, वो होना भी चाहिए कायदे से। तो वो ये है कि खोई हुई निशानी क्यों खोजने को आए, कि खोई हुई निशानी क्यों खोजने को आए, बिसरी हुई कहानी क्यों खोजने को आए, जिस घाट पर सभी ही प्यासे मरे वहाँ हम
अपने लिए भी पानी क्यों खोजने क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अपने लिए भी पानी क्यों खोजने को आए। इसी सिलसिले में अगला कि आंसू किसी की खातिर मैंने बहाए हर दिन। आंसू किसी की खातिर मैंने बहाए हर दिन, एक ही तरफ से रिश्ते मैंने निभाए हर दिन। मालूम था मुझे ये ढह जाएंगे किसी दिन, फिर भी तो रेत के घर मैंने बनाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर भी तो रेत के घर मैंने बनाए हर दिन। और ये आखिरी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि यूं हार कर के जग से निस्सार तुम खड़ी थी। ओहो, क्या बात है। यूं हार कर के जग से निस्सार तुम खड़ी थी, या भाग्य ने लिखा जो सब हार तुम खड़ी थी। मैं इस किनारे तन्हा जब राह देखता था, मुझको पता नहीं था उस पार तुम खड़ी। क्या बात है, क्या बात है। मुझको पता नहीं था उस पार तुम खड़ी थी। क्या बात है। मतलब पहले हमने आपकी गजल के भी शेर सुने थे, अब यहाँ पर गीत भी सुना, तो दोनों में जो सामंजस्य हुआ, हिंदी भी हमने उसी तरह से सुनी। आपका क्या फेवरेट है सर, हिंदी या उर्दू में लिखने में ज्यादा आपको नहीं लगता है? दोनों ही भाषा चूंकि अपनी हिंदुस्तानी जबान है, उसमें कोई, लेकिन जैसे माँ बोली मातृभाषा हिंदी है और बचपन से उसी में पढ़े लिखे हैं। सरस्वती स्कूल था 10th तक, उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी से थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा है। और तो हिंदी भी पसंद में आती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गीत लिखने में मेरे को थोड़ा चैलेंज जैसा लगता है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कि गीत जैसे अमन भैया के गीत पढ़ते हैं तो उसमें एक जो अलग तरह का सरल बात को जो गहरे तरीके से कहा जाता है, तो उस तरह का क्राफ्ट मतलब मेरे को बहुत आकर्षित करता है। आसानी से कह देते हैं पीछे पीछे चलकर आगे बढ़ रही थी। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। आसानी से जो बड़ी बात कह देते हैं, वो बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम में हैं और वो उसका, यदि आपने मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि उसने कोई बात बोली और आपने कोई बात बोली और उसने बहुत सहजता से सरलता से मान ली आपकी बात। तो वो बात वही हो गई कि वो पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी, राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। तो एक्चुअली तो वो पीछे हो गई, लेकिन आपकी नजरों में उसका स्तर बढ़ गया कि हाँ, मतलब आपने कोई बात बोली हो तो उसने इतनी सहजता से मान ली। तो वो वही बात है कि पीछे पीछे बढ़ के आगे चल रही। तो इस तरीके से तो हिंदी ज़्यादा फेवरेट है। गज़ल भी है, लेकिन हिंदी थोड़ी गीत की तरफ ज़्यादा अपना निजी है। अब हमारे पास, लेकिन दोनों में ही मज़ा आता है और चैलेंज होते हैं। और हर रोज़ नई नई अभिव्यक्ति या सीखने का क्रम तो हमेशा चलता ही रहता है। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ समस्याएं और इस तरह का जो भी आप कुछ रिश्तों से पाते हैं, या कोई और भी आपके प्रोफेशन में हो या इस तरह की चीजें हो, कंटेंट मिलता है तो वो कंटेंट वो एक्चुअली रॉ मटेरियल मिलता है और वो फिर किसी न किसी फॉर्मेट में, क्राफ्ट में ढल के बाहर आ जाता है। यही तरीका होता है, मेरे साथ तो यही होता है। मुझे लगता है सभी आर्टिस्ट के साथ यही रहता होगा व्यक्त करने के लिए। अब हम आपसे चाहेंगे, जैसे हमने अभी हिंदी सुनी है, तब उर्दू के जो शेर आप लिखते हैं। बिल्कुल। कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ। एक शेर ये देखिए, एक शब्द होता है रस्मन, में दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। रस्मन यानी जो रिवाज के तौर पे, जो रस्मों के तौर पे जो भी चीज़ होती है उसको कहते हैं रस्मन। तो यहाँ से मैं आपको जोड़ता हूँ कि उसकी आहट पहले ही आ जाती है। उसकी आहट पहले ही आ जाती है। उसकी आहट पहले ही आ जाती है। दस्तक तक तो रस्मन रुकना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसकी आहट पहले ही आ जाती है। दस्तक तक तो रस्मन रुकना पड़ता है। अरे वाह। उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या? क्या बात है, वाह। उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या? पहले उसकी बात में आना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। और एक दो छोटे, उसकी बात में आना, पहले उसकी बात में आना पड़ता है। 2 शेर और होता है जब भी बज़्म मोहब्बत में तेरा जिक्र। बज़्म मोहब्बत की महफिल। बिल्कुल। होता है जब भी बज़्म मोहब्बत में तेरा जिक्र, हंसते हैं अपने आप की नादानियों पे हम। क्या बात है, वाह।
और जिन मुश्किलों होता है जब भी बज़्म मोहब्बत में तेरा जिक्र, हंसते हैं अपने आप की नादानियों पे हम, जिन मुश्किलों को देख इरादे बदल ले आप। हाँ जी, जिन मुश्किलों को देख कर इरादे बदल ले आप, मिलते हैं उनके बाद की आसानियों पे हम। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मिलते हैं उसके बाद की आसानियां, बहुत अच्छा शेर है। जिन मुश्किलों को देख इरादे बदल ले आप, मिलते हैं उनके बाद की आसानियों पे हम। क्या बात है, मतलब ये तो मुझे 2 बार सच में सुनना पड़ा कि ऐसी गहरी बात इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आती है, और जब आती है तो आप बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मजा आ गया। तो सर, समय की थोड़ी सी सीमा है, तो अब हम चाहेंगे कि आप कुछ अपने दिल से जो सुनाना चाहें, कि आपको लगता है कि हाँ ये सुनाना चाहते हैं। एक गीत का मैं एक बंद विशेष तौर पे सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जैसे अभी पिछले साल मेरे दादाजी नहीं रहे जी, तो उनसे मेरा एक अलग तरह का जुड़ाव थोड़ा था विशेष, कि उनको भी साहित्य और इससे जुड़ा उनका लगाव था ही। हम गायत्री परिवार में जुड़े हुए काफ़ी सालों से, तो वो कहीं ना कहीं मेरे में ये चीज़ें वहीं से आई है, जो एक उसका बेसिक रूट है। तो उनके ऊपर मतलब मैंने एक तरीके से लिखने की कोशिश की थी कि काश बिछड़े लोग अपने फिर किसी दिन लौट आते। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था या जो उनमें चीजें थी, उस तरह का उसको कहीं रूप देने की कोशिश की है कि काश बिछड़े लोग अपने फिर किसी दिन लौट आते, घर किसी दिन लौट आते। पहला बंद है इसमें कि लौट आते स्वर्गवासी, निदेश सुनना, लौट आते स्वर्गवासी, मर गए जो लोग अपने, या ये जीवन तीर्थ पूरा कर गए जो लोग अपने, उम्र के झरने से जैसे झर गए जो लोग अपने, इस सकल संसार भर से तर गए जो लोग अपने, इस सकल संसार भर से तर गए। आप बिल्कुल पढ़ेंगे क्योंकि मेरे अंदर भी इच्छा है, तो आप चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा आपको ये शो भी कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं फीडबैक देकर, feedbackhuwa@gmail.com पर। अब वक्त चुका है हमारे यहाँ से जाने का। सो दिस इज योर विजय तुषार साइनिंग ऑफ, मतलब नितेश जी के साथ और महेंद्र जी के साथ, जिन्होंने हमें बिल्कुल अपनी बातें बताई और सारी चीज़ें भी हमसे शेयर करी। तो वी आर साइनिंग आउट, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।